फ्राइडे चैलेंज एक छोटा सा कंपटीशन है जो मैं अपनी मंडली को देता हूँ, जिसमें मैं एक वाक्य बताता हूँ और उसी वाक्य से शुरू करके 6 अलग-अलग राइटर्स लिखते हैं 6 नन्ही कहानियाँ। और आज से इस फ्राइडे चैलेंज में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। हर हफ्ते मेरे इंस्टाग्राम हैंडल नीलेश मिश्रा NEELESHMISRA पर बताया जाएगा एक वाक्य और आप भी भेज सकते हैं उसी वाक्य से शुरू करके एक नन्ही कहानी। और कुछ चुने हुए लिसनर्स के नाम मैं शो में भी लूंगा। आज का फ्राइडे चैलेंज है ये वाक्य, ऐसा नहीं था कि। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य माला जोशी शर्मा ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं उनके लिए अजनबी थी, लेकिन उनकी निगाहों में आज बेगानापन सा था। वो मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे पहली बार मिल रही हों। उनके गाल की हड्डियां उम्र के जाल में उभर कर आंखों को और गहरा बना रही थीं। चादर में लिपटी देह से हड्डियों का ढांचा सा दिखाई दे रहा था। मैं पास आई तो वो सहम कर और सिमट गई। मैंने झुककर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, चाची पहचाना नहीं, मैं गीता। वो कुछ देर मुझे यूं ही खाली नजरों से देखती रहीं। मैं काफी समय बाद उनसे मिलने आई थी, लेकिन ना पहचाने इतने दिनों बाद भी नहीं। तभी मेरे पास खड़ा लड़का महेंद्र, जो चाची के बच्चों ने उनकी देखभाल के लिए रखा था, बोल पड़ा, बहन जी ये किसी को नहीं पहचानती, बस अपने बच्चों को पहचानती हैं। वो फोन करते रहते हैं लेकिन मिलने कोई नहीं आता, सब बिजी हैं। पता नहीं क्यों उसका यूं बोलना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने उसकी शिकायत को अनसुना करके सवाल किए, ये कब से नहीं नहाई हैं और ना ही कपड़े बदले हैं? खाना वाना खाती हैं कि नहीं? मेरे सवालों से वो चिढ़कर बोला, ऐसा जी मैं कह देता हूँ कि माता जी नहा लो, कपड़े बदल लो, कुछ पूजा पाठ कर लो। अब मैं तो नहला नहीं सकता ना जी। खाने में नखरे करती हैं, हिलती हैं नहीं, बस छत देखती रहती हैं जैसे इन्हीं पे गिर जाएगी। उसका ये बेतुका मजाक मुझे चुभ रहा था, लेकिन क्या कहती उससे? वो पैसों के लिए काम करने वाला एक अटेंडेंट ही तो था। मैंने चाची का हाथ पकड़कर उनके कान में फुसफुसा कर कहा, समोसे खाओगी और साथ में रसगुल्ले भी। मैं जानती थी कि चाचा चाची को ये बहुत पसंद थे। मैं जब भी आती, चाचा दौड़कर नीचे की दुकान से गरम गरम समोसे और रसगुल्ले ले आते। साथ में सौंठ की चटनी लाना कभी नहीं भूलते थे। दोनों साथ थे तो मस्त थे। ऊंचा जूड़ा बनाए, विदाउट स्लीव्स ब्लाउज पहने, शिफॉन की साड़ी के साथ मोतियों का सेट पहने चाची गुड़िया सी लगती थीं। चंचल स्वभाव की, ठहाके लगाकर हंसने वाली, मिलने जुलने की शौकीन चाची हर वक्त बाहर घूमने में रहती थीं। आज समोसे और रसगुल्ले की बात सुनकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। मैंने महेंद्र को समोसे लाने भेज दिया और मैं बीती बातें करती उन्हें बाथरूम में ले गई। पहले वो झिझकी, फिर चुपचाप बच्चों की तरह नहाने लगीं। कपड़े बदलकर वो मेरा हाथ थामे बाहर आईं तो उनके हाथ की पकड़ कस गई। तब तक महेंद्र समोसे और रसगुल्ले ले आया था। जब प्लेट में उनके सामने रखे तो पूछने लगीं, सौंठ की चटनी लाई है? मैंने चटनी उनके सामने सरका दी। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराईं। मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। थोड़ी देर में उनको नींद आने लगी और वो सो गईं। नींद में वो न जाने किस ख्वाब में मुस्कुरा रही थीं। मुझे वापस जाना था। मैं निकलने लगी तो पीछे से महेंद्र की आवाज आई, बहन जी अच्छा किया आप आई, फिर आइएगा। उसकी पहली बात थी जिस पर मुझे गुस्सा नहीं आया। मैंने मुस्कुरा के जवाब दिया, जल्दी ही, बहुत जल्द। चाची के लिए अपने घर में रुकने का इंतजाम तो कर लूं। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगर आप भी इसी वाक्य से शुरू करके भेजना चाहते हैं एक नन्ही कहानी, तो मेरी पोस्ट के जवाब में भेज दीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल नीलेश मिश्रा पर NEELESHMISRA। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य वृशाली जैन ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसे घर नहीं याद आता था।
वो गलियां जिसमें उसका बचपन बीता, वो आंगन जिससे वो अम्मा के कच्चे पक्के पापड़ चुरा कर खाती थी, वो मोहल्ला जिसमें वो बड़ी हुई, वो शहर जो 7 साल पहले तक उसकी पहचान था, किसे नहीं याद आता। पर यादें सिर्फ मीठी नहीं होती, उनमें सिर्फ गलियां, मोहल्ले, आंगन नहीं होते। उनमें होते हैं लोग, वो लोग जिनसे वो सारी यादें जुड़ी होती हैं, जिनसे हमारे सुख अपने आप बन जाते हैं और जिनमें हमें दर्द देने की बेइंतहा ताकत होती है। हम बस समझते हैं कि हम यादों से भाग रहे हैं, भागते तो हम उन लोगों से, उस दर्द से रहे होते हैं। जैसे पिछले 7 साल से शिखा भाग रही थी, घर की सबसे लाडली थी शिखा। कभी किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं गया। पढ़ने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, देर शामों को बाहर रहने की आज़ादी, जीने की आज़ादी। अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने की जो कीमतें लड़कियों को अक्सर भुगतनी पड़ती हैं, वो कॉलेज के सेकेंड ईयर तक शिखा को कभी महसूस ही नहीं करनी पड़ी। सेकेंड ईयर में शिखा की मुलाकात गिरी से हुई थी। गिरी उससे बिल्कुल उलट, शांत, सीरियस टाइप का लड़का था। दोनों पढ़ने में तेज थे, सो बातें बढ़ती गईं। शिखा पूरे शहर में अपनी स्कूटी लिए इधर से उधर उड़ती फिरती, तो गिरी अपनी साइकिल पर धीरे धीरे शहर को जीता। एक रोज शिखा बिन बताए ही गिरी के घर पहुंच गई तो देखा वहां गिरी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। एक कमरे का घर भरा हुआ था, बैठने की जगह नहीं थी। अरे शिखा, जरा रुको, बस 5 मिनट की क्लास और है, गिरी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम ट्यूशन पढ़ाते हो? शिखा ने बाद में चाय पीते हुए कहा। आसपास के बच्चे हैं, ये स्कूल जाते नहीं तो शाम को मैं ही पढ़ा देता हूँ। कभी किसी के माँ बाप शाम का खाना दे जाते हैं, कभी कोई घर संभाल लेता है। अकेला ही तो हूँ, जीने को और क्या चाहिए। शिखा को कहीं भीतर छू गई थी गिरी की सरलता। कॉलेज खत्म होने के बाद जब शिखा ने अम्मा से गिरी से ब्याह करवाने की बात की तो अम्मा ने साफ मना कर दिया। नहीं शिखा, कहाँ रखेगा वो तुझे, क्या खिलाएगा? ना शिखा, उससे नहीं होने दूंगी मैं तेरा ब्याह। हजार मान मनव्वल के बाद भी मां नहीं मानी। शिखा आगे पढ़ने के लिए दिल्ली गई और फिर वहीं काम करने लग गई। इतनी मेहनत की कि अपने लिए खुद संबल बन सके, कि कोई ये न कह सके कि उसे कोई पालेगा, रखेगा। जिंदगी चल पड़ी थी ठीक ठाक। माँ कहती थी ब्याह के लिए, बुलाती रही घर, पर शिखा हाँ न कह सकी थी, न ब्याह को न घर लौटने को। और फिर एक दिन माँ का वीडियो कॉल आया। बीमार थी माँ, कैसा उतर रहा था चेहरा। शिखा का जी भर आया, कैसे संभाल रही होंगी खुद को यूं अकेले। वो कुछ कहती इससे पहले माँ की भर्राई आवाज आई, माफ कर दे शिखा मुझे, मैं गलत थी, एकदम गलत। शिखा एक पल में जान गई कि माँ किस गलती की बात कर रही हैं, पर पूछ नहीं सकी। बात करते करते माँ को खांसी आ गई। शिखा चौंक गई। मोबाइल की स्क्रीन पर उसे एक हाथ नजर आया, माँ को पानी का ग्लास थमाते। फिर माँ के पीछे से गुजरता वो शख्स, बरसों बाद भी वैसा का वैसा, उतना ही जाना पहचाना। माँ, शिखा कुछ कहती कि माँ फिर बोल पड़ी, लौट आ बेटा, सब तेरे इंतजार में है। अब तक मैं, ये शहर, ये घर। और शिखा को स्क्रीन पर गिरी की मुस्कुराती सूरत दिखी। वो भी मुस्कुरा दी। उसके पास उसी पल वापस लौट आने की कितनी प्यारी वजह थी। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि मुझे उससे मोह नहीं था। अर्जुन औलाद था मेरी और मैं उसका पिता, बस एक कड़क मिजाज पिता। शाम को मैं मोहल्ले के पार्क में एक बेंच पर बैठा था, अकेला और दुखी। मेरे हथेली पर रखे मोबाइल फोन को देख रहा था। मेरी पत्नी ने मुझसे आज कहा, तुम अपने दुख की वजह खुद हो, अर्जुन नहीं है। हक है उसका नाराज होना, जैसे तुम्हारा था उसे घर से निकालना। चुभा था ये शब्द। 11 महीने पहले मैंने
निकाला नहीं था अर्जुन को, बस नौकरी करने के लिए जबरदस्ती दिल्ली भेजा था। चचेरे भाई से पैरवी लगवाकर दिल्ली में उसकी नौकरी का इंतजाम किया था। पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी उसको फिक्र नहीं थी कि नौकरी करे, सेटल हो। बस दिन भर दोस्तों के साथ सड़कों की खाक छानता, माँ से पैसे लेके उड़ाता। वो दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जब वो शाम को लौटा तो मैं आते ही उस पर बरस पड़ा था। यहाँ मैं कमा कमा कर बूढ़ा हुआ जा रहा हूँ और लाट साहब को जरा शर्म नहीं है। मास्टर्स किस लिए की थी? दोस्तों के साथ तफरी करने के लिए? ऐसी नालायक औलाद हमें ही मिलनी थी। वो 2 पल मुझे सुनता रहा और फिर चला गया। मैंने अगले दिन ट्रेन की टिकट उसे थमाते हुए कहा था, चाचा ने बात कर रखी है, अब जाओ अपना कमाओ उड़ाओ, और खबरदार जो नौकरी छोड़ के लौटे। मेरी पत्नी मुझे बेदिल कहती है। रोती रही लेकिन मैं पिघला नहीं। हम पिता लोगों को कभी कभी होना पड़ता है सख्त, मन पथरीला करना पड़ता है ताकि औलाद कुछ बन सके। आज 11 महीने हो गए थे। मैंने अर्जुन से एक बात भी नहीं की थी। वो रोज फोन करता था लेकिन सिर्फ माँ से बात करने के लिए। एक आध बार मैंने कॉल रिसीव भी की लेकिन उसने काट दी। उसके बाद मैंने ही उसका फोन उठाना बंद कर दिया। चचेरे भाई से पता चलती रहती थी उसकी तरक्की, उसकी मेहनत। मैं कभी कभी अपनी पत्नी से पूछता था, मैंने कुछ गलत किया क्या? और वो कहती, तुम गलत नहीं थे, तुम्हारा तरीका गलत था, लेकिन नीयत तो सही थी ना। मैं कहता और वो मुंह फेर लेती, 2 आंसू बहा लेती और मैं और भी ज्यादा दुखी हो जाता। आज अर्जुन का जन्मदिन था। मेरा फोन वो उठाता नहीं, इसलिए मैंने सुबह मैसेज भेज दिया। वो मैसेज पढ़ चुका था, 2 नीले टिक भी लग गए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया था उसका। बीते आधे घंटे से मैं पार्क में बैठा उसे ऑनलाइन देख रहा था कि तभी एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने मोबाइल कान से लगाया। हेलो, कौन? उधर जो भी था वो चुप रहा। मैं पहचान गया वो चुप्पी। गले में गुबार अटकने लगा, होंठ बड़ी मुश्किल से बुदबुदाए। कौन? अर्जुन? हाँ मैं। पापा, जो कुछ मैसेज पे लिखा वो सुना दीजिए ना प्लीज। उसने कहा तो मैंने सीने पर हथेली सहलाते हुए कहा, जन्मदिन मुबारक हो मेरी लायक औलाद, घर आ जा, तेरी याद आती है, मुझे भी आपकी याद आती है, मैं जल्द आऊंगा पापा। अर्जुन की कपकपाती आवाज मैंने सीने में समेट ली। 11 महीनों से सूखा पड़ा मेरा मन हौले हौले भीग रहा था। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अनु रॉय ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि हम उनको देखे नहीं थे। देखे थे कन्यादान के समय। घूंघट के अंदर से उनका सुर्ख लाल चेहरा थोड़ा थोड़ा देखे थे। नाक में बड़ी सी नथ पहनी थी जिसमें लगे सफेद मोती लाल चुनरी के भीतर से साफ साफ चमक रही थी, मगर चेहरा पूरी तरह से याद नहीं था ना जी। दादाजी बोलते बोलते अचानक चुप हो गए। मैं चौकी के दूसरे छोर पर बैठी उनके पैरों को हल्के हाथों से दबा रही थी और वो दादी माँ से पहली बार कैसे मिले वही किस्सा सुना रहे थे। वो दादी के जाने के बाद लगभग हर रात उन्हीं की कोई बात करके सोते थे। डॉक्टर ने अज़मा की वजह से ज्यादा बोलने से मना कर रखा था, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था इस बात से। दादी और अपनी जवानी के दिनों की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जिसमें वो दादी की तरफ देख रहे थे और दादी अपने घूंघट को पकड़े कैमरे की ओर देख रही थीं, उसे दादी के जाने के बाद टेबल से उठाकर अब अपने सरहाने के पास रखकर सोने लगे थे। न जाने उन्होंने कितने किस्से सुनाए होंगे, मगर उनमें से मेरी सबसे फेवरेट यही कहानी थी। वो बताते कि कैसे वो अपने भाइयों के साथ गंगा स्नान करने गए थे और वहां दादी माँ भी अपनी चाची और बुआ के साथ आई थीं। दादाजी दादी को पहचान नहीं पाए थे क्योंकि शादी की रस्मों के दौरान वो घूंघट में थीं और फिर गौना के लिए दादी अपने ही घर पर रह गई थीं। मुझे उनकी स्टोरी का यही पार्ट सबसे रोमांटिक लगता था, जिसमें दादी ने उनको पहचान लिया था और रात को मेले में सबसे छिपकर उनको ढूंढते हुए उनके टेंट में आई थीं। उन्होंने दादी को तब भी नहीं पहचाना। वो तो छोटे दादू बोले कि भाई जी बहू जी आई है।
तब जाके उन्होंने दादी की तरफ पहली बार नजर भर देखा था। दादाजी बताते हैं कि दादी के माथे में खूब सारा सिंदूर और लाल बिंदी लगी थी। वो उन्हें मधुमती फिल्म की हीरोइन जैसी लगी थी। उस रात वो दोनों भोर होने तक गंगा जी के किनारे बैठे बातें करते रहे। जब पूर्व की तरफ आसमान में लाली उभरने आई तो दादी उठकर जाने लगी। दादाजी की जेब में तब 10 रुपए थे। उन्होंने दादी के हाथों में देते हुए कहा था, मेला से अपने मन का कुछ खरीद लेना जी, और पास खिले उड़हुल के लाल फूल तोड़कर उनके आंचल में डाल दिए। दादी जाते हुए सिर्फ इतना ही बोली, फगुआ में गौना करवा ली। दादाजी अपनी ही कही बात को हर बार एक नए अंदाज में कहते। उनके तलवों में सरसों का तेल लगाते हुए मैंने पूछा, फिर क्या हुआ दादू? वो अब भी चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले। मैंने तेल वाली कटोरी बगल में रखी और टेबल लैंप ऑफ करके जाने लगी तो दादाजी का हाथ मुझे कंबल से बाहर दिखा। मैं उनकी हथेली को तकिए के पास रखने लगी तो दादी के नथ का मोती तकिए के नीचे से झलकता हुआ दिखा और दादू के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट। शायद आज भी वो सपने में दादी से फिर से पहली बार मिल रहे होंगे, वहीं गंगा किनारे। आज वहां रंग हो रहा होगा और दादी दादू को देखकर गुलाल हुई जा रही होंगी। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि मुझे पढ़ने लिखने का शौक नहीं है। बाकायदा उर्दू सीख रखी है, शेर व शायरी का इल्म है। यूनिवर्सिटी टॉपर तो नहीं, पर इज्जतदार नंबरों से पास होता हूँ। लेकिन लाइब्रेरी में किसी और ही मकसद से जाता था, हर रोज बिना नागा। शाम कॉलेज से फारिग हुआ और सीधे सेंट्रल लाइब्रेरी। और इसकी वजह थी शायना, यानी मेरी पहली पहली मोहब्बत, जिसे देखकर एक दो शेर या गजल नहीं बल्कि पूरा दीवान लिख देने का मन करता। इन दिनों न भूख लगती थी न प्यास, बस शायना को देखने की तेज तलब हुआ करती थी। शायना भी कॉलेज से मेरी तरह ही बिना एक मिनट गंवाए लाइब्रेरी की तरफ दौड़ लगाती, लेकिन उसकी जल्दबाजी की वजह मुझको देखने की तलब नहीं। वो तो वहाँ लाइब्रेरियन की असिस्टेंट की कुर्सी संभालने जाती थी, जिसके एवज में कुछ पैसे भी मिलते थे और जितना चाहे पढ़ने के लिए किताबें भी। मुझे शायना के पीछे यहाँ आते हुए कोई 2 महीने बीत चुके थे और इन 60 दिनों में मैं कोई 120 किताबें इशू करवा चुका था और इतनी ही किताबें वहाँ के रैक से निकाल के खंगाल चुका था। मैं उसके करीब कहीं बैठकर किताबों के पन्ने उलटता रहता या वो पास से गुजरती तो लाइब्रेरियन की नज़र बचाकर उससे नज़र मिला लेता और आवाज़ को थोड़ा तेज़ करके पढ़ देता कोई मोहब्बत भरी नज़्म या शेर। वो होठों पे उंगली धर के श्श करती और मैं चुप हो जाता। एक रोज मैंने तेज आवाज में बशीर बद्र साहब का एक शेर पढ़ा। वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। उसने होठों पे उंगली रख के श्श किया और हौले से बोली, अकल नहीं है, लाइब्रेरी में इस तरह शोर करते हो, लाइब्रेरियन का तो लिहाज करो। वो कनखियों से रजिस्टर पर आंख गड़ाए उन बुजुर्गवार की तरफ इशारा करती। मैंने उस रोज उसे किताब लौटाते हुए किसी मशहूर शायर का शेर लिख दिया, इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। उसने किताब परे सरका दी। मैंने कुछ कहना चाहा तो उसने मुझको एकदम अनदेखा किया और मेरे पीछे खड़ी एक मोहतरमा को आवाज लगा दी। मैं अचकचा के अलग हट गया। दिल के भीतर कुछ हल्का सा चटक गया, बे आवाज, पर चटकने से बिखर जाए वो भला कैसा आशिक। मैं कोशिश करता रहा और ये भी जानने की जुगाड़ में लगा रहा कि उसके मन में क्या है, क्यों मुझे ऐसे अनदेखा करती है, यानी एकदम अवॉइड, पर हाँ अनसुना नहीं करती। और यही तो एक उम्मीद थी। दिन गुजरते जा रहे थे। वो मेरे शेर सुनती, मुझे चुप रहने को कहती और जब भी मैं कुछ सीधी बात करने पास जाता तो मुंह फेर लेती। यानी 2 महीनों में भी मेरी गजल का काफिया मिल नहीं पाया था। आखिर मैंने तय किया कि आज तो सीधी बात कह के ही रहूंगा।
और मैंने नुक्कड़ के पान वाले से बंधवाया स्पेशल पान उसको पेश कर दिया। वो चौंक गई। उसने यहां वहां देखा, फिर पास में बैठे लाइब्रेरियन साहब को। मैं तो बस उसको ताक रहा था। उस वक्त मेरे लिए इश्क मुंह में मीठा घुलता पान था, स्वाद, खुशबू और गहरे लाल रंग से होठों को रंगने वाली गिलौरी। अभी मैं कुछ और कहता कि वो लाइब्रेरियन साहब उठ के खड़े हो गए और चिल्लाए, बरखुरदार, यहाँ पढ़ने आते हो या? उनकी आवाज कांपने लगी थी और पास खड़ी शायना भी। अब्बू अब्बू आप गलत समझ रहे, वो हकबकाई सी बोल रही थी। मैं सन्न रह गया। यानी शेर के रहते मैंने मान में हाथ डाल दिया था। मैंने जल्दी से पान और किताबें समेटी और दूर जाकर एकदम कोने की टेबल पे बैठ गया। 1 घंटे तक नजर नहीं उठाई। गुस्सा आ रहा था शायना पर। अरे भाई, बताया क्यों नहीं कि वो बब्बर शेर उसका उसका यानी उसके अब्बू हैं? जानबूझ के हलाल करना चाहती थी मुझे। मैं सामने रखी गजल की किताब पर आंखों से कतरा कतरा मिसरे टपका रहा था कि तभी चाय देने वाला लड़का मेरे सामने एक छोटा गिलास रख गया और एक पर्ची भी, जिसमें लिखा था, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। मैं उछल पड़ा। झट से मैंने पर्ची के पीछे लिखा, अजी पत्थर छोड़िए, आग का दरिया भी हो तो डूब के चले आएंगे, और उस तक पहुंचा दी। फिर दूर बैठी शायना को देखा तो वो जरा सी मुस्कुरा दी और होठों पे उंगली धर के हौले से बोली, बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। ऐसा नहीं था कि कस्बाई लोगों के बारे में मैं कोई गलत राय रखता था, लेकिन हाँ, ये जरूर मानता था कि वो प्रैक्टिकल नहीं होते, जरूरत से ज्यादा इमोशनल होते हैं। जैसे वो शख्स जो उस दिन पार्क में एक पेड़ की आड़ से मुझको ताक रहा था। चेक वाली कमीज, घिसी सैंडल और चश्मा लगाए वो चोर उचक्का भी नहीं लग रहा था। जॉगिंग करते हुए मैंने मुड़कर देखा, वो करीब आ रहा था। एक्सक्यूज मी, उसने कहा। यस, एक हेल्प चाहिए थी, उसने कहा। मैं समझ गया कि अब ये क्या कहेगा, इसका इंटरव्यू है और इसके पास पैसे नहीं है, या कहेगा कि मुसाफिर है और जेब कट गई है, मदद कर दीजिए। सोचा कह दूं, देख भाई, जिस शहर से आया हूं ना, वहां ये पैंतरे पुराने हो गए, ये तुम्हारे इस कस्बे में नया होगा। बताइए क्या हेल्प चाहिए, मैंने पूछा। आपको यहाँ देखा नहीं पहले? आई एम न्यू इन दिस टाउन, 2 दिन पहले ही आया। काम बताइए। जी वो क्या आप मेरा ऑटोग्राफ ले सकते हैं? क्या? मैं चौंक गया। ऑटोग्राफ? किस खुशी में? मैंने हैरान होकर पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम अमित है, किसी किताब का राइटर है। किताब बुरी तरह पिट गई है, खाने तक के पैसे नहीं है, लेकिन उसे पैसे नहीं चाहिए। वो तो सिर्फ किसी अपने की नजर में थोड़ी इज्जत कमाना चाहता है जो वहां उस बेंच पे है। चाहता था कि मैं उसके सामने इसका फैन बनकर ऑटोग्राफ मांगूं। बात अटपटी थी लेकिन मजेदार थी। जाने क्या सोचकर मैं तैयार हो गया। अमित खुश होकर मुझे 5 मिनट बाद वहां आने का इशारा करके चला गया। मैं वहां पहुंचा तो देखा बेंच पर अमित के बगल में एक 12-13 साल की उदास बच्ची बैठी थी, शायद उसकी बेटी। मेरे दिल को धक्का लगा। एक पिता बेटी की नजर में कामयाब बनना चाहता था ताकि बेईमानी से ही सही उसे थोड़ी सी खुशी तो दे सके। अरे अमित जी, आप यहाँ? मैंने एक्टिंग की। वो मुस्कुराया। उसकी बेटी चौंक गई। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। क्या लिखते हैं आप? बच्ची को सुनाते हुए मैंने कहा और यहाँ वहाँ की बातों के बाद ऑटोग्राफ मांग लिया। उसने पर्ची पर कुछ लिखा और मुझको दे दिया। बच्ची के चेहरे पर एहसास बदलने लगे तो मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ देर बाद वो मुझे पार्क के बाहर मिला, शुक्रिया कहने लगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मेरी भी बेटी है, आई कैन अंडरस्टैंड। फिर कुछ सोचकर जेब से 500 का नोट उसको थमाते हुए कहा, रख लो। उसकी आंखें चमकने लगीं। थैंक्स कहकर चला गया। अगली शाम जब मैं पार्क में वॉक कर रहा था तो वो बच्ची मुझे बेंच पर फिर दिखाई दी। हेलो, मैं मुस्कुराया। पापा कहाँ हैं आपके? आज आए नहीं? पापा? वो भवें तिरछी करते हुए बोली।
पापा तो बैंगलोर में रहते हैं। उसने कहा तो मैं चौंक गया। हैं? अरे वो कल तुम्हारे बगल में जो बैठे थे वो कौन थे? हद है, ऑटोग्राफ आप ले रहे थे और मुझसे पूछ रहे हैं कौन थे? मेरी कनपटी गर्म होने लगी। उसने कहा, मैं तो बेंच पे बैठी मम्मी का वेट कर रही थी, वो आके बैठ गए। क्यों, क्या हुआ अंकल? नहीं कुछ नहीं। कहते हुए मैंने ट्रैक सूट की जैकेट की जेब में हाथ डाला तो कल वाली पर्ची हाथ में आई। देखा तो उस पर लिखा था, वेलकम टू द टाउन। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी।